अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समीना खान और एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान का तनाज़ा अगरचे अभी तक सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन मुख्तलिफ और महाज़ों पर जंग जो है वो अभी भी छिड़ी हुई है। और ये भी एक ख़बर आज की आई है कि राजनाथ जो कि इंडियन कश्मीर, जिनको वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहते हैं, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसके दौरे पे थे और उन्होंने जवानों से खिताब करते हुए ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। मतलब इसका ये हुआ कि इंडिया अभी भी पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का शायद इरादा रखता है। इस पर हम बात करेंगे। और इंडिया में एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि वो टर्की और आज़रबाईजान का बायकॉट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट लेवल पे भी अब ये बात उन्होंने अनाउंस कर दी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो एयरपोर्ट पे एक टर्किश कंपनी को मिला हुआ था, वो कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड कर दिया गया है, ये कैंसिल कर दिया गया। अगरचे कि वो कंपनी इंडियन गवर्नमेंट को कोर्ट में लेके जाएगी, लेकिन ये कह के उसको सस्पेंड किया गया है, उसको ख़त्म किया गया है कि पाकिस्तान का साथ दिया टर्की ने, और इसलिए हमें अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना है कि हमारी सिक्योरिटी जो है वो इंटैक्ट रहे। ये एक बहाना भी हो सकता है, लेकिन इंडियंस जो हैं उनकी तरफ से टर्किश और आज़रबाईजान के जो ट्रिप्स थे उनका बायकॉट किया गया और उन्होंने सोचा है कि जी हम कहीं और इस दफ़ा विजिट करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा टर्की को या आज़रबाईजान को, इस पर भी हम बात करेंगे। ट्रंप जो है वो खुल के बयान दे रहे हैं, उनको किसी का डर नहीं है, खौफ नहीं है, बल्कि कल उन्होंने एप्पल की कंपनी के जो सीईओ थे उनको डायरेक्टली मुखातिब करके कहा कि मैंने इनको ये कहा है कि आप इंडिया में फैक्ट्री मत लगाएं, बल्कि वापस अमेरिका में आएँ, इंडिया कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सो ये एक ऐसी बात थी, एक ऐसी स्टेटमेंट थी कि मुझे लगा कि शायद अब इंडियंस ट्रंप का भी बायकॉट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इस पर भी हम बात करते हैं। और जी हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं इस वक्त यूएसए से हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की ट्रंप की जो पिछली हुकूमत थी वो उसमें एडवाइज़र भी थे डोनाल्ड ट्रंप के। ही इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी। साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सुमीना, थैंक यू। डिस्कस करते हैं पहले यहीं से कि ट्रंप जो हैं ही इज़ वेरी बोल्ड एंड आई एम श्योर यू हैव वर्क विद हिम, तो आप बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ट्रंप कह रही हैं बार बार हर जगह जाके इसको एंडोर्स कर रहे हैं कि ये सीज़ फायर मैंने कराया, दोनों मुल्कों को मैंने धमकी दी कि तजारत करो, अगर सीज़ फायर नहीं किया तो मैं तजारत नहीं करूँगा, जिसकी वजह से दोनों आमादा हो गए। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि एप्पल की कंपनी को उन्होंने क्लियर कट कहा है कि जी अमेरिका हो, वहाँ फैक्ट्री लगाओ, इंडिया में नहीं लगानी। ये डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू थिंक कि क्या हो रहा है? देखें समीना, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ 2015 से अटैच हूं और मैं दोनों कैंपेन बल्कि तीनों कैंपेन्स के साथ उस वक्त मैं अटैच रहा हूं, आज भी उनके साथ हूं। मैं जरा उनका माइंडसेट आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर जो उनका पहले 4 साल थे उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट या नई जंग नहीं थी। नहीं थी, दूसरी बिल्कुल। कैंपेन के अंदर दूसरी कैंपेन के अंदर उन्होंने मुसलसल इस चीज को बताया लोगों को कि मैं आई एम अ यूनाइटर, आई एम नॉट अ डिवाइडर। फिर उसके बाद उन्होंने दुनिया को बताया कि वो ट्रेड के जरिए, टैरिफ के जरिए जंगों के अहदाफ हासिल करने का इरादा रखते हैं। आज अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इज इंचेस अवे फ्रॉम द नोबेल पीस प्राइज। उसकी वजह बताना चाहूंगा, और मैं ये बल्कि भारतीय लोग अगर इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी ये बताना चाहूंगा कि व्हाट इज डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप को आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। आप उनको मुसलसल इस जंग के अंदर, मैं जंग के बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप कहां खड़े हैं? इसराइल के बगैर डायरेक्ट उन्होंने हमास से अपना अमेरिकन जो कैदी था वो छुड़ाया है। इसराइल की मर्जी के बगैर ईरान से नेगोशिएट कर रहे हैं। इसराइल की मर्जी के बगैर होतीज के साथ उन्होंने डील किया है। और फिर आज उन्होंने जो एक 3 रोजा दौरा मुकम्मल किया है, 1 ट्रिलियन के करीब डॉलर वो अमेरिका में वापस लेके आ रहे हैं। ही इज अ नेशनलिस्ट। उनको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इस जंग का सबसे बड़ा हादसा जो भारत के साथ हुआ है वो ये हुआ है समीना, कि वो मुसलसल पिछले 10 साल से अमेरिका के 2-3 सदूर को ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि चाइना को सिर्फ वही इस रीजन के अंदर अमेरिका के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाएंगे, या चाइना की टक्कर के हैं वो लोग। लेकिन ये एक पाकिस्तान, एक बहुत छोटा कंट्री, 9 बिलियन डिफेंस बजट वर्सेस 80 बिलियन सालाना बजट, और जिस तरीके से उन्होंने प्रूव किया है, सबसे बड़ा लाज भारत का वो हुआ है इस वक्त
और ये जो जंग थी, इसको थोड़ा सा मैं बयानिया बता, ये एक सियासी जंग है। सियासी जंग इसलिए है कि जब कश्मीर का हादसा पेश आया तो मोदी साहब सऊदी अरेबिया से वापस आके कश्मीर नहीं गए थे, सीधे बिहार गए थे और जाके वहां पे उन्होंने एक सियासी तकरीर, वो भी इंग्लिश में की थी, जो बिहार के लोग नहीं समझ पाते थे। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन है, ये कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त मोदी साहब अपना क्रिएट, कहते हैं ना कि अब ये जो उन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट किया था, जिसका रिपब्लिक टीवी है, जिस तरीके से एक मीडिया एक पोर्ट्रे किया जाता, अब उसी के खुद शिकार हो रहे हैं। अब लोग उनका पीछा कर रहे हैं, बंद गली में फंस चुके हैं। अच्छा, तो आपकी बात को मैं इस पे एक कमेंट और दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको दोबारा लाना चाहूंगी अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे भी कि टर्की और आज़रबाईजान का जो बाइकॉट कर रहा है इंडिया, आपको लगता है कि ही इज़ इंचिंग टूवर्ड्स द आइसोलेशन, कि वो खित्ते में अपने आप को आइसोलेट कर रहा है? चाइना से तो ऑलरेडी उसकी नहीं बनती, पाकिस्तान से ऑब्वियसली बनती, बांग्लादेश जो है वो इंडिया के अगेंस्ट है। रशिया ने इस मर्तबा इंडिया के हक में खुलकर बात नहीं की, जैसे वो हमेशा माजी में करता आया है। 2019 में भी रशिया ने ये कहा था कि जी मैं सालसी की एक पेशकश की थी, लेकिन इंडिया के मौक़िफ़ की तायद की थी। और कश्मीर के मामले पे ख़ास तौर पर जब बात आती है मीडिएशन की, तो रूस जो है वो उसको वीटो कर देता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि रूस ने भी इंडिया के हवाले से खुलकर बयान नहीं दिया कि मैं इंडिया के साथ हूँ, वो न्यूट्रल रहा। तो आपको लगता है कि अब ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कि टर्किश कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो रहे हैं, टर्की और अज़रबैजान के ट्रिप्स कैंसिल करवाए जा रहे हैं अपने इंडियन से, आमिर खान जो एक बड़े मशहूर बॉलीवुड स्टार हैं, उनकी इस वक्त माँ बहन हो रही है सोशल मीडिया पे कि कुछ साल पहले वो गए थे और टर्किश प्रेसिडेंट से मिले थे, उनकी वाइफ से मिले थे, उनसे हाथ मिलाया था। सो इस किस्म की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, डू यू थिंक कि इंडिया बहुत जल्द आइसोलेशन का शिकार हो जाएगा और दुनिया के खिलाफ जंग शुरू कर रहा है? ये तो देखिए, आइसोलेशन का शिकार नहीं होगा, शिकार हो चुका है। इस जंग के दौरान आपने देखा होगा कि सिवाय इजराइल के किसी दूसरे कंट्री ने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि इजराइल ने भी कोई लंबा चौड़ा बयान नहीं दिया था, सिर्फ क्योंकि वो उनके कस्टमर हैं, उनसे मिसाइल और उनसे ड्रोन बाय करते हैं। आज मैं भारत की तफसील बताना चाहूंगा। आइसोलेशन की हालत ये है, बॉर्डर देखें, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, उसमें हालते जंग में है। नेपाल बर्मा से रिलेशनशिप उनके ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप तो खैर क्या होने चाहिए, बातचीत तक नहीं है। चाइना के साथ बॉर्डर है। और आप अगर देखें तो सिर्फ दो चीजें इनको इस वक्त रिवाइज करनी चाहिए। एक तो वन वे रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड, पहले ये समझा, ओवर कॉन्फिडेंट है। और दूसरा, बुली करना जो आदत है इनकी। अगर टर्की के, जिस तरह आपने अभी फरमाया है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, टर्की जाना बंद कर रहे हैं, टर्की को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके जो 50 लाख में से 2 लाख अगर लोग वहां पे ना गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तैयब एर्दोगान इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। उन्होंने माजी में बड़े बड़े मुश्किल हालात के अंदर भी सरवाइव किया है। दिस इज नथिंग। और दूसरी मैं ये बात बताना चाहूंगा कि दुनिया हमेशा अंडरडॉग, जो छोटे मजलूम लोग होते हैं, उनके साथ होती है। और पाकिस्तान इसमें मजलूम नजर आ रहा था, और वो आज तभी सारी दुनिया उनके पीछे है। आज आप देख लें, दुनिया का हर कंट्री जो है, मैं सोशल मीडिया पे मुसलसल ऑब्जर्व करता हूं, पीपल आर अप्रेजिंग इट। और इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट हमारे सोल्जर्स को जाता है। क्योंकि लीडरशिप पे बात आती है, मैं 1 मिनट उस पर बात करना चाहूंगा। माजी में इसी हमारे पाक आर्मी के लीडर थे जो ये स्टेटमेंटें देते रहे कि हमारे पास डीजल नहीं है जंग करने के लिए, हमारे टैंकों को जंग लग चुका है। लेकिन आज जनरल आसम मुनीर, जो कि नेशनलिस्ट हैं, जो मैं समझता हूं उनकी लीडरशिप, और हमारे एयर मार्शल जो हैं संधू साहब, जो कि 24-24 घंटे जाग के सारे ऑपरेशन को खुद वॉच करते रहे हैं। और उन पायलटों को सलाम है जिन्होंने ये सारा चीज देखें। इन्होंने एक सबसे बड़ी चीज समीना जो प्रूव की है, हथियारों से जंगें नहीं होती, नहीं, जज्बों के साथ जंगें जज्बों होती के हैं। साथ लड़ी जाती और इन्होंने इस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने प्रूव कर दिया है कि ये जंगें चाइना के जहाज की नहीं थी, ये उनके जज्बों की जंग थी, जिसमें उन्होंने प्रूव किया है लीडरशिप मैटर्स। और मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी की जरूरत थी, पाकिस्तान चाहे क्रिकेट का मैदान हो उसमें भी मायूस थे, सियासी इंतशार चाहे सोशल मीडिया की एक कैंपेन उनके खिलाफ हो उसमें भी मायूस थे। पाकिस्तान को इस खुशखबरी की जरूरत थी, वो मिल गई है। अब पाकिस्तान इज नॉन स्टॉपेबल, यू कैनॉट स्टॉप देम।
टैलेंट की कमी पहले ही मौजूद नहीं है पाकिस्तान में, आपने देखा है। हम यूके, हम यूरोप में आते हैं, अमेरिका में जाते हैं। वी आर डिटर्मिन्ड, वी आर फाइटर बाय डीएनए। अब दुनिया देखेगी कि वी विल मूव फॉरवर्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दुनिया आज देख रही है कि पाकिस्तान पूछ रही है कि पाकिस्तान के पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसने इजराइल और फ्रांस के 5th जनरेशन हथियारों को भी गिरा लिया है बगैर कुछ हुए। तो मैं समझता हूं कि नाउ दिस इज पाकिस्तान टाइम टू शाइन, और दे विल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दे विल। अच्छा, वैसे भी एक रविश तो दुनिया में यही है ना कि जो ताकतवर है लोग उसके साथ खड़े होते हैं। आपने कहा जी लोग मजलूम के साथ भी खड़े होते हैं मुल्क, इसमें बात कोई शक नहीं है। लेकिन हमने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की जो बेइज्जती देखी नोबल ऑफिस, उसके बाद तो बहुत डर लगता था कि भाई इसका मतलब है कि अगर आप मजलूम हैं, आपकी इकॉनमी इतनी बड़ी नहीं है, तो इस तरीके से भी आपकी तजलील हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस ताकत का मुजाहरा किया, और जैसे आपने कहा कि दुनिया ने देख लिया कि जंग जो है वो हथियारों से नहीं होती, जज्बे से होती है। जज्बा बहुत था, वलवला था, अवाम पीछे खड़ी थी, अवाम का जोश था, वो नडर थे, बेबाक थे। लेकिन जो साइबर अटैक किए कामयाब पाकिस्तान ने इंडिया पे, कि उसके बहुत सी वेबसाइट्स भी हैक हुई, उनका जो दिफाई निज़ाम है वो भी जैम हुआ। तो अब दुनिया तो ये देख रही होगी कि ये तो टेक्नोलॉजी में भी इक्विप तो है ही हैं, लेकिन इस तरफ जब आते हैं आप इसकी टेक्निकलिटी की तरफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे है, तो ये तो इसमें भी बहुत आगे हैं कि उन्होंने इतने कामयाब साइबर हमले किए कि जब पाकिस्तान ने 10 मई को अटैक किया तो 70% इलाकों की इंडिया में बिजली चली गई थी जो उन्होंने हमला किया था। आप देखेंगे कि फ्यूचर के अंदर ये चीजें खुल के सामने आएंगी। अभी तक तो जो गोदी मीडिया है वो मुख्तलिफ किस्म की जो बातें कर रहा है पाकिस्तान के अंदर से लोग, जो आप सर्टन एक हमारा ग्रुप है जो मुसलसल एंटाई आर्मी, एंटाई पाकिस्तान, जो मुसलसल प्रोपोगेट करता है इस चीज को। आप देखेंगे इस वक्त मैंने बड़ी डिटेल के साथ इस पर रिसर्च की है कि हमारे पीएएफ के बच्चे जिन्होंने सारे सिस्टम्स को, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम्स, हमारे पास भी रंग बिरंगे सिस्टम थे जिनको इंटीग्रेट किया और उन्होंने एक नया सिस्टम क्रिएट किया जिसका आपने खुद जिक्र किया है कि किस तरीके से उन्होंने सिस्टम्स जाम किए हैं। तो मैं समझता हूं कि फ्यूचर के अंदर अब जो जज्बा, जो फतह मिल चुकी है पाकिस्तान को, इसको थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत होगी। और वी आर इन अ स्ट्रॉन्ग हैंड, हमारी लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है, हमारी पाकिस्तान इज मूविंग। देखें, दूसरा सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान का यह था कि जंग के हालात में आपको आईएमएफ की दूसरी किस्त मिली है 1.9, आपको 1 इंडिया ने बिलियन की बहुत किस्त मिली। सुना है बहुत कि कोशिश इंडिया की, ने बहुत बहुत कोशिश की कि ये रुक जाए। बिल्कुल। एक तरफ आपको 1 बिलियन मिला है और दूसरी तरफ 1 बिलियन का नुकसान हुआ है। 80 बिलियन उन्होंने स्टॉक मार्केट में लूज किया और 10 बिलियन के करीब और 1 बिलियन के करीब उनके जो तैयारी और सारी चीजें थी। तो दर हकीकत इस वक्त अगर देखा जाए तो मैं ये समझता हूं, मैं डॉक्टर जयशंकर साहब को बड़े करीब से जानता हूं, मेरी उनके साथ बड़ी मुलाकातें रही हैं, वॉशिंगटन डीसी में थे। ही इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट्समैन, लेकिन पता नहीं क्या किन वजूहात की वजह से वो इस वक्त इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अ लीडरशिप। बल्कि कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि उनकी जान को खतरा है, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा रही हैं। मैं इस वक्त समझता हूं कि भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि वेयर आर वी गोइंग। हमानी, जिसका हस्बैंड कश्मीर में जो शहीद मारा गया था, उसके खिलाफ ट्रोलिंग है। उस वक्त कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनके ट्रोलिंग है। खिलाफ बिल्कुल। विक्रम विक्रम मिस्री के मिस्री के खिलाफ। खिलाफ ट्रोलिंग है। वहां पे डॉक्टर जयशंकर के खिलाफ ट्रोलिंग है। तो ये ट्रोलिंग, ये जो बुली करना, ये खून की होलियां देखना, दिस इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। अच्छा, देखें पाकिस्तान को। जी। सॉरी, मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूंगी कि कुछ सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था और जो पाकिस्तान पे हमला किया गया, अमित शाह, जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि उनकी एक ऐसी मेंटालिटी है कि वो हर वक्त नेगेटिव सोचते हैं और पाकिस्तान पे तो हमला करने का हमेशा सोचते हैं। खबर ये आ रही है कि अमित शाह शायद इस हमले के खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद इसको कंटिन्यू किया गया और अब जो एनएसए है उसको भी कॉर्नर कर दिया गया है। सो लुक्स लाइक समथिंग इज कुकिंग अप विद इन द मोदी एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ गड़बड़ वहां पर बहुत बड़ी है। देखें, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा आपकी बात से, वो इस तरीके से कि अभी तक कोई खुल के बयानिया सामने नहीं आया। ये देखें, मैं जो बताना चाहूंगा, ये 26 औरतों, 26 लोगों की सिंदूर को करते करते 26,000 लोगों के खवातीन के सिंदूर को तबाह करना, ये कैसा प्लान था। और तीसरी आलमी जंग को शुरू करना बगैर किसी प्रूफ के।
कि बगैर किसी प्रूफ दुनिया से ये लाइसेंस चाहते थे, लाइसेंस टू किल फॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रूफ्स, एंड द वर्ल्ड हैज रिजेक्टेड इट। नॉट ओनली दिस, इस वक्त अगर समीना मैं बताऊं कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी इनको सपोर्ट नहीं दी आज भी। आप बल्कि मैं समझता हूं इन सर्कमस्टांसेस के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में गार्डियन और न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिखे हैं, और मैं समझता हूं कि सारा आपने देखा होगा, आपकी ब्रिटिश एजेंसी ने भी इसके बारे में रिपोर्ट दी थी। दर हकीकत इस वक्त जो खौफ था डॉक्टर आसिम मुनीर का, दैट इज मोस्ट ऑफ इट मैटर ऑफ फैक्ट, उन्हें पता था कि ही इज क्लियर माइंडेड, ही इज डिटरमिन्ड, ही विल डाई, ही विल फाइट फॉर पाकिस्तान। और जिसने दुनिया को सबको एक खौफ में मुब्तला कर रखा था, वर्सेस हमारी प्रीवियस जो लीडरशिपें थी वो कंफ्यूज होती थी, डरती थी। और देखा जाए तो माजी के अंदर जितनी जंगें हैं, 8 कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं 1947 से अभी तक, लेकिन मैं समझता हूं पहली दफा भारत की सॉइल के ऊपर, भारत की सरजमीन को देखना पड़ा है कि हाउ द पीपल कैन फाइट देयर वॉर्स। अच्छा, अभी पहली दफा ये हुआ है। जी, आपने इंटरनेशनल मीडिया की बात की तो क्रिस्टीन फेर, आई एम श्योर आप इनसे वाकिफ होंगे, प्रोफेसर हैं, और पाकिस्तान की जब बात आती है तो पाकिस्तान की फौज के सख्त खिलाफ रही है, बहुत नाकिद रही हैं। उनका एक रीसेंट इंटरव्यू शायद आपकी नज़र से गुजरा हो, मैंने कल रात देखा करण थापर के साथ। करण थापर इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल इंडियन जर्नलिस्ट, और मेरे ख्याल में इतने सारे जर्नलिस्ट में वो अकेले ही रह गए जिनकी क्रेडिबिलिटी इंटैक्ट है, बिकॉज वो फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो क्रिस्टीन फेर ने अपने उस इंटरव्यू में, इस बात को हम जहन में रखेंगे कितनी वो नाकिद है हमारी पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान के सब खिलाफ है, उसने कहा कि 99% शी इज श्योर कि पाकिस्तान हैज परफॉर्म्ड वेरी वेल, और हालांकि दोनों तरफ कह रहे कि दे हैव गॉट देयर पाउंड ऑफ फ्लैश। और जब उस करण थापर ने सवाल किया कि इंडिया तो ये कह रहा है कि हमने पाकिस्तानी तैयारों को मार गिराया और ये किया, एंड शी सेड ये सब बकवास है बिकॉज शी कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी एज वेल। उसको अगर आपने देखा है तो आप उस इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे, व्हाट डू यू थिंक? देखें, सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो करण थापर हैं, दी वायर उनका चैनल था जिसको बंद कर दिया गया नजम सेठी साहब के इंटरव्यू के बाद। फिर उनके ऊपर एफआईआर की गई है। इस वक्त 4000 ट्विटर अकाउंट बंद हैं भारत के अंदर पाकिस्तानियों के, 8000 से ज्यादा यूट्यूब चैनल बंद हैं। और उसके बाद जिन आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, शी इज टीचिंग इन जॉर्ज टाउन विच इज, आई एम वाशिंगटन डीसी बेस्ड माई सेल्फ, और मशहूर है पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पे, वो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दर हकीकत लोग हकीकत से हट के किस तरह बात कर पाए? आपके त्यारे गिरे हैं, आपके त्यारे हमारे पीएफ के बच्चों ने गिराए हैं, आपने सीज फायर अनकंडीशनल मिन्नतें करके जब की हो, तो दुनिया के पास किस तरह इन चीजों को एग्जैजुरेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे? आप टारगेट करते हैं सर्टन, आप अपना चूरन बेचते हैं जो खरीदते हैं लोग, लेकिन अफसोस के साथ कहूंगा रियलिटी आज की जंगें सैटेलाइट से ऑब्जर्व की जाती हैं, सैटेलाइट से वॉच की जाती हैं, और उसका सामना करना होता है और करेंगे फ्यूचर में। दर हकीकत और वो जो हमारी मैडम प्रोफेसर हैं, अल्टीमेटली शी कुछ ना कुछ हकीकतें और अपने बयानात को झुटलाएंगे बाद में किस तरह। मैं बल्कि खुश हूं इस वक्त करण थापर साहब का चैनल दोबारा ऑनलाइन आ चुका है। वेरी मेच्योर, वेरी बैलेंस्ड जेंटलमैन। मैं भारत के जर्नलिस्टों की बहुत रिस्पेक्ट करता था, लेकिन इस हादसे के बाद, इस जंग के बाद कई लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया है, जिसमें हमारी दीदी बरखा दत्त थी जिन्होंने बिल्कुल ही एग्जैजुरेशन की, बल्कि F-16 का त्यारा गिराने की खबर दे के मेरी नजर से बिल्कुल इस वक्त अफसोस के साथ कहूंगा, मैं इनको पॉलिटिकल वर्कर कहता हूं, जर्नलिस्ट नहीं कहूंगा अफसोस के साथ। जर्नलिज्म इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, लेकिन किसी पार्टी का एजेंडा प्रमोट करना इज नॉट जर्नलिज्म। और बरखा दत्त ने अपनी उस स्टेटमेंट को फिर भी अभी भी वो उस पर कायम है, क्योंकि पीएस मॉर्गन शो, आई डोंट नो देखा है आपने, जिसमें हिना रबानी थी और रणवीर, बरखा और शहजाद थे, एंड शी रिपीटेड दैट कि F-16 भी हम गिराया, F-16 भी गिराया है। सो आई थिंक इंडिया में इस वक्त सांस लेना भी मुश्किल है, तो ये बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए खुशामद करना और वही स्टेटमेंट दोहराना जो उनको दी जाती है, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है। बल्कि आपने मैंने तो ये देखा कि कंगना ने एक ट्वीट किया
जिसमें उसने ट्रंप के बारे में कहा कि क्यों लव लॉस हो गया है, ट्रंप शायद जेलस है मोदी साहब से, और 15 मिनट के बाद वो ट्वीट डिलीट करके एक और ट्वीट उसको करनी पड़ी कि मुझे अभी मैसेज आया है बीजेपी से कि जी इसको उतारो, और मैंने दोबारा से उस ट्वीट को डिलीट कर दिया और दोबारा से ट्वीट लिखी है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस हद तक वहां पर कंट्रोल है। ऐसे सूरत में ये बेचारे क्या करेंगे फिर? इनको तो वही करना है जो जिससे उनका सर्वाइवल होगा वहां पर। देखिए, मैं इस वक्त वाकई ही अफसोस की बात है कि लोगों के जबानों पे ताले हैं, अदालतों पे ताले हैं, एक नया सिस्टम है। मैं जिसको हमेशा कहता था अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज। ये आजकल दिस इज अ ट्रेजेडी कि आजकल के हमारे डेमोक्रेटिक लीडर बिहेव लाइक डिक्टेटर्स। मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज अ बिग ट्रेजेडी ऑफ द डेमोक्रेसी। और वो इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल आपको नजर आ रही है कि रिलीजन को यूज किया जा रहा है फॉर द पॉलिटिकल गेम, जो कि एक बहुत खतरनाक गेम है। अफसोस के साथ ये कहूंगा हमारे पाकिस्तान वाली साइड पे भी इसी तरह की मिलती जुलती चीजें हैं कि रिलीजन को हमेशा, जहां पे लोग गरीब हो, अनएजुकेटेड हो, वहां पे यही एक चूरन बिकता है, वो बेचा जा रहा है। लेकिन दिस इज रॉन्ग, इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। भारत को अपना कोर्स जो है ये चेंज करना होगा। इसमें नो डाउट कि बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट, बिगेस्ट नॉट द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, लेकिन दिस इज नॉट फेयर कि आप माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत को इतना बेच के आप डेमोक्रेट अपनी सियासी मुफाद के लिए। लेकिन ये कि अब टाइम आ चुका है मेरे ख्याल में। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं भारत के, ही हैज बिकम अ पॉलिटिकल लायबिलिटी। मैं नहीं समझता कि अगले इलेक्शन में वो जीत पाएंगे। मुश्किल ही है। कांग्रेस ने कल जो जी कांग्रेस ने कल जो एक खाका इस्तेमाल किया है, तस्वीर का गायब, जिसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। मोदी साहब जंग के दौरान बिल्कुल गायब रहे हैं। खौफ था, चाहे डर था, चाहे बदनामी थी, शर्मिंदगी थी, मिले जुली थी चीजें। कौम का सामना नहीं कर पाए। आज तक, अभी तक प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैजंट गॉन टू कश्मीर। अभी तक कश्मीर के जिनके नाम पे संदूर उन्होंने इसका ऑपरेशन का नाम रखा था, उन बच्चियों को अभी तक खुद डायरेक्ट वो नहीं मिल पाए। अफसोस के साथ बिहार के लेकिन जलसों में मुसलसल जाया जा रहे हैं। उधमपुर गए थे और वो एक S-400 की एक बैटरी भी दिखा दी थी लोगों को, दिखाने के लिए कि ये बैटरी है, बेवकूफ़ बनाना तो हमें आता है ना। कि और हेडलाइन की भी आप लोग कह रहे हो हफ्ते तबाह कर दिया, लेकिन एक बैटरी है, बाकी कंपोनेंट्स गायब थे। अच्छा, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे थोड़ा सा सवाल करना चाहूँगी जिनका ताल्लुक ट्रंप के साथ है। ट्रंप के साथ आपने काम किया है, आप उस द वे ही वर्क, जो उसकी मेंटालिटी है उसका बेहतर जानते हैं। आपको लगता है कि लॉन्ग वे में ट्रंप पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का हक अदा करेगा? एक, और दूसरा ये कि जो उसने कल खुलेआम ये कह दिया एप्पल की कंपनी के सीईओ के, टिम, आई थिंक प्रॉब्ली उनका नाम टिम है, कि टिम कुक, कि आप इंडिया में क्यों फैक्ट्री लगा रहे हो, कम टू अमेरिका। एक खुली बात, तो इंडिया को तकलीफ तो इसकी हुई होगी, अगरचे कि उन्होंने इसके बारे में कोई एक्सप्रेशन नहीं किया। इसके बारे में आपकी क्या राय है कि ये कैसे देखते हैं आप इसको? ट्रंप का पाकिस्तान के लिए क्या ये प्यार रहेगा आगे भी, और इंडिया के साथ अब ट्रंप के रिलेशनशिप्स कैसे होने जा रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपको आज से उनके पहले टर्म्स में ले जाना चाहूंगा, जिस वक्त हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई इतना खास उनके ऊपर इन्फ्लुएंस के लिए कोशिश नहीं की जा रही थी। बिल्कुल पहले टर्म्स के अंदर, जब उनकी 2016 की, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की गई थी, जब क्योंकि इमरान खान जब गए थे तो उनका 2016 मालियाना इस्तकबाल हुआ था वहां पर। और नहीं, मैं बता दूं, उसके पीछे भी सिर्फ चंद लोगों ने कोशिश की थी। लेकिन मैं उससे पहले ले जाना चाहूंगा 2016 में, जब हाउडी मोदी हुआ था। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि बगैर पाकिस्तान की सिग्निफिकेंट ट्राई के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कश्मीर के बारे में आर्बिट्रेशन ऑफर की थी अपनी पहली टर्म के अंदर। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब भारत की सरजमीन पे जाके उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ की। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने रिसीव किया था एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज अ पर्सनल फ्रेंड, जो एक आप मुसलसल पाकिस्तान के अंदर चूरन बेचा जाता है कि इनके साथ ये बंटे खेलते रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। डोनाल्ड ट्रंप साहब की दोस्ती सिर्फ अमेरिका के साथ है, अमेरिका के इंटरेस्ट के साथ है। आप इमरान खान की तरफ की रेफरेंस दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कई जर्नलिस्ट ये सारा दिन गीत गाते हैं कि जी नवाज शरीफ के साथ इनके रिलेशनशिप नहीं है, इमरान खान साथ बंटे खेलते रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। बेसिकली इमरान खान इज वे स्मॉलर देन, जिस तरह आप समझती है ना कि वो, आप समझते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इश्क इमरानियत में पागल हो रहा होगा। दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा
कि अब उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप बैलेंस करने की कोशिश करते रहे हैं हर चीज को, और दूसरा उनको पता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितने पुराने हैं और आप इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते डोनाल्ड ट्रंप साहब को। अपने अपने यहाँ पे भारतीय डायस्पोरा वेरी स्ट्रॉन्ग, नो क्वेश्चन अबाउट इट, नो क्वेश्चन अबाउट, लेकिन इट इज डोनाल्ड ट्रंप, इज नॉट बाइडन और इज नॉट ओबामा। वो आपने देखा होगा कि किस दिलेराना तरीके 6 दफा डोनाल्ड ट्रंप साहब सीज फायर और कश्मीर के हवाले से के बारे में अभी तक बात कर चुके बात कर रहे हैं। हाँ इवन जी। देन बिल्कुल यहाँ पे ओवल ऑफिस में, सऊदी अरेबिया में, और उसके बाद एयरफोर्स वन के अंदर इंटरव्यू में भी उन्होंने बात की है सीज फायर की, और उन्होंने कश्मीर की, और उन्होंने बताया है, आप जिस तरह वो पहले मैं बताता था आपको कि वो टैरिफ के जरिए, ट्रेड के जरिए जंगों के अहदाफ हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि एटम बम ट्रेड ना करो, ट्रेड करो। तो उनका मैसेज क्लियर है कि व्हाट इज, और दूसरा उन्होंने टिम कुक को थ्रेट किया है कि अगर तुम इंडिया जाओगे तो तुम्हारे ऊपर मैं कितना टैरिफ तुम्हारी प्रोडक्ट्स पे लगाऊंगा। एग्जैक्टली, क्योंकि नेशनलिस्ट एजेंडा है इसके पीछे। वो चाहते हैं कि अमेरिका स्ट्रांग अगेन हो, वेल्थी अगेन हो, प्रॉस्परस अगेन हो, मैन्युफैक्चरिंग को वो बूस्ट करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, ये उनका मोटिव है। और दूसरा और तीसरी बात, ये जंग के असरात हैं सामने। जंग के असरात इसलिए हैं कि ये एप्पल और कई सारे, एक स्लोगन कहा जाता था जिसको कहते थे चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज, कि जो चाइना से निकल रहा है कोविड के बाद, वो सारा भारत आ रहा। अब इस जंग के बाद वहां कौन जाएगा? जो हालात हैं, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है, कौन जाएगा वहां पे? तो दर हकीकत ये जंग का पहला एक, आप कह सकते हैं कि पहला रिएक्शन सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप इज आस्किंग एप्पल टू स्टॉप। अब दूसरे सीईओ, मैं एक और बात भी बताना चाहूंगा। इस वक्त आपको पता है हमारे सिग्निफिकेंट जो 7 मैग्निफिकेंट 7 जो हमारे जो आईटी कंपनियां हैं, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सऊदी अरेबिया गए हैं, उनके साथ इलान मस्क थे, उनके साथ आर्टमैन थे, उनके साथ जुकरबर्ग थे। आपने नोट किया होगा उनके साथ कोई भारतीय सीईओ नहीं था। हालांकि उनकी जब उसकी ओथ सेरेमनी थी तो गूगल का सीईओ भी वहां उसमें पर था, और उसके अलावा आई थिंक गूगल का सीईओ था, और शायद एक और सारे इंडियन थे, बिजनेसमैन सब था। और भी थे इनके, पिचाई भी थे वहां पे, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी थे, गूगल वाले भी थे सारे, लेकिन इसमें नहीं थे। उसकी वजह ये है, ऑप्टिक्स को बड़े गौर से यहां से ये भी देखते हैं इन चीजों के। और दूसरा, जिस तरीके से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ ट्रोलिंग के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है भारत के अंदर, जिस तरीके से इस वक्त भारत का मीडिया उनके खिलाफ कर रहा है, आपका क्या ख्याल है वहां का जो एम्बेसडर है वो साइफर नहीं भेज रहा अपने डेफिनेटली, स्टेट डिपार्टमेंट को? लेकिन कंगना को तो आपका उन्होंने क्या क्या है कि ख्याल है? डिलीट करा दी ट्वीट। कंगना को कहा भाई उतारो, क्या तुमने लगा दिया तो। तो देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट इज कंटिन्यूसली वाचिंग कि व्हाट काइंड ऑफ गेम्स भारत इज प्लेइंग, और ये इनको बैकफायर करेंगी चीजें, ये फ्यूचर में मोर फाइनेंशियली हर्ट करेंगे अपने आप को। दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस होना, और दूसरा बुली करना, और तीसरा वन वे रिलेशनशिप रखने की मेंटेन। आखिरी पॉइंट ये अर्ज करना चाहूंगा इस सिलसिले में कि आप रूस से, रशिया से तेल भी लें और कहें कि वॉशिंगटन डीसी आपको इस पे इतराज ना करे। आप यूक्रेन भी चले जाएं और फिर मॉस्को जाके कहें कि इनको तकलीफ नहीं होगी। ये सारा इस वक्त इनकी आइसोलेशन का रिजल्ट यही है। वन वे रिलेशनशिप भारत चाहता था, ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से, और वो उनको कास्ट कर रहा है। आइसोलेशन इज देयर, it is not happening, it is already there. They need to revise it, they need to readjust, they need to recalibrate, otherwise they will suffer more. इसका मतलब है कि इंडिया को बहुत बड़ा ब्लो मिला है। एक तो वॉर, उसके खराजात, वो नुकसानात, और फिर अमेरिका की तरफ से भी एप्पल को धमकी, वो भी वहाँ से निकलेंगे, और उनकी देखा देखी बहुत से लोग अमेरिका से पंगा थोड़ी लेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा साहितार साहब से ये है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान अब ये भी हुआ है भारत पे कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में मुख्तलिफ तकरीबन 27 मुख्तलिफ मकामात के जो नाम हैं वो कहा कि जी हम बदल के उनको चीनी ज़ुबान के कोई नाम या अपने हिसाब से कोई नाम रखेंगे। ये कितना बड़ा ब्लो है, कैसे टाइम पे जब कश्मीर पे आपका प्रॉब्लम है, खालिस्तान का इशू आपके सर पे है, और अब ये चाइना ने भी कर दिया। देखिए, मैं इस इंटर रिलेटेड एक बात करना चाहूंगा अफसोस के साथ। पिछले कुछ दिनों से भारत के मीडिया पे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इनको ये सोचना चाहिए कि जब आप किसी दूसरे पे पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आप पे भी आएंगे। पत्थर खालिस्तान रिपब्लिक भी बन सकती है, लंदन में या वॉशिंगटन डीसी में या कहीं भी। और दूसरी बात यह है
कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से 2-4 खबरें आ रही हैं कि चाइना बांग्लादेश के अंदर एयरबेस बना रहा है चिकन नेक के पास। दूसरा, डॉक्टर यूनुस साहब ने एक बहुत बड़े मंसूबे का ऐलान किया है, ट्रेड का ऐलान किया, जिसमें 5 स्टेटें इंडिया की शामिल हैं और मरकज को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। तो दर हकीकत मैं जिस तरह आपको मैंने पहले कहा है कि ये रवश बिल्कुल गलत है कि आप बलूचिस्तान में आने की ख्वाहिश रखते हो और आप ये समझते हो कि आप सुकून से बैठे रहेंगे। आप सारा दिन मुसलसल प्रोपेगेंडा करें, पाकिस्तान के साथ खून की होली खेलने की ख्वाहिश रखते हो, 4 टुकड़े करने की ख्वाहिश रखते हो और आप ये समझें कि आप और सुख और चैन के साथ रहेंगे वहां पे। दिस इज नॉट हाउ द नेचर वर्क, दिस इज नॉट हाउ द ह्यूमन वर्क। तो मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए, स्लो डाउन हो प्लीज, को एग्जिस्टेंस के बारे में सोचें, खुद भी जिंदा रहें, खुश रहें, दूसरों को भी हक दें ताकि वो खुश रह सकें, जिंदा रह सकें। इतना इतना ज्यादा। और दूसरा आपकी जो पॉलिसीज हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले अर्ज किया है कि डॉक्टर जयशंकर इज 40 साल की डिप्लोमेसी का एक्सपीरियंस है। गलतियां होती हैं लेकिन गलतियां एडमिट की जाती हैं। रिवाइज अपनी पॉलिसी करने का टाइम आ चुका है। अगर नहीं करेंगे तो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि एक नया अलायंस बन रहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना। और ये अलायंस जो है, इनके साथ अगर आप माइलेज चेक करें कि भारत के माइलेज कितनी है बॉर्डर की, तो वो आंखें खोल कर रख देती है। और तीसरी बात ये बताना चाहूंगा कि इतने अच्छे रिलेशनशिप ना इनके नेपाल के साथ है, ना बर्मा के साथ है, ना भूटान के साथ है, ना मालदीव के साथ है। और इस रीजन में सारे सारे पागल नहीं हो सकते। आपको देखना होगा कि आपके अंदर क्या यानी कमजोरियां हैं, मोदी क्या साहब का कमजोरी। अखंड भारत का ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गया है और नजर आ रहा है चाइना ने शुरुआत कर दी है कि अगर आप दूसरे मुल्कों में जाके उनके अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर करेंगे तो फिर हमारे जो इलाके उनका नाम भी बदलते हैं। ये एक इतना बड़ा और मुश्किल कठिन वक्त है मोदी के लिए कि ऑब्वियसली उसकी रातों की नींदें हराम है। साजिद साहब, थैंक यू सो मच, आपका ये वक्त का बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आपको फिर से ज़हमत दूंगी अपने किसी और प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। और माय सब प्लेजर, तमाम माय प्लेजर, थैंक यू समीना। खुश रहो, आबाद रहो, बसते रहो। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये थी आज की वीडियो जी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।